हेलो एवरीवन, आई एम आशुतोष। यू आर ऑन लीम जी चैनल। गाइज, आज हम लोग करने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th की बुक कॉन्साइज मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1B। ठीक है गाइज। और जो चैप्टर 1 है उसका टॉपिक है जीएसटी, यानी जीएसटी में दो एक्सरसाइज है, 1A और 1B। 1A हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये है एक्सरसाइज 1B। और ये हम कर रहे हैं कॉन्साइज मैथमेटिक्स, यानी कि सेलिना पब्लिकेशन वाली बुक का 2026 वाला जो एडिशन है, यानी कि लेटेस्ट एडिशन 2025-26 एडिशन, उसका एक्सरसाइज 1B हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं एक एक करके सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस टाइप। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यू और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है, ए से लेकर ई तक। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, अंडर जीएसटी वैल्यू एडिशन रेफर्स टू कॉस्ट प्लस टैक्स प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस टैक्स, एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट, टैक्स प्लस प्रॉफिट। क्या कह रहा है कि अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू एडिशन किसको कहते हैं। ठीक है ना, यही पूछ रहा है यहाँ पे। तो चलिए एक बिजनेस का फ्लो बना लेते हैं। ठीक है, सपोज ए बी सी नाम भी दे देते हैं। तो गाइस, क्या होता है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे, मैंने ये स्वेटर पहना है, ये सेलिना वाली बुक, ये क्या होता है कि सीधे सीधे मैंने यहाँ से रॉ मटेरियल आता है, मैन्युफैक्चर होता है, और मैन्युफैक्चर होने के बाद भी सीधे सीधे आपके पास नहीं पहुंचता है, बहुत सारे लोगों के पास होते हुए जाता है। सपोज ये कंपनी है, तो यहाँ से जाता है एक नेशनल लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर के पास, वहां से जाता है छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, उन डिस्ट्रीब्यूटर से जाता है रिटेलर के पास, रिटेलर से फिर आप खरीदते हैं, यानी कि एंड यूजर परचेज करता है। ठीक है ना। तो जनरली बहुत सारे 3 4 5 6 7 अलग अलग प्रोडक्ट है, उनके अलग अलग स्टेप्स हैं। ठीक है। सो गाइस, बहुत सारे बच्चों को वैल्यू एडिशन में कंफ्यूजन रहता है, उनको लगता है कि यहाँ तो वैल्यू एडिशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल से कुछ चीजें बनाई जा रही हैं। ठीक है, जैसे मैंने बुक का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, सेलिना पब्लिकेशन की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, बुक्स के पेपर आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, यहाँ से बुक बन के निकल रहा है, तो यहाँ तो वैल्यू एडिशन हो रहा है उनको लगता है। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है? वो तो उस बुक में कोई चेंज नहीं हो रहा। गाइज, यहाँ पे जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा। उसके पास देखिए, पहले डिस्ट्रीब्यूटर को वर्क समझते हैं, फिर जीएसटी को हम लोग समझेंगे, जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वैल्यू एडिशन समझेंगे। ठीक है ना। तो गाइस, क्या होता होगा कि यहाँ से जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास सपोज अगर क्लास 10th की सेलिना की बुक जा रही है, तो क्लास 10th वाली बुक होगी, और इसके पास गई होगी तो उसमें 10,000 कॉपी होगी। उसी तरह से क्लास 9 की जाएगी तो उसमें 10,000 कॉपी होगी, क्लास 8 की जाएगी तो 10,000 कॉपी होगी। और ये क्या करेगा, किसी छोटे छोटे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको क्या करेगा कि पैकेट्स बना के भेजेगा। सपोज यहाँ ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको चाहिए 500 क्लास 10th की बुक, 600 चाहिए क्लास 8 की बुक, 200 चाहिए क्लास 3 की बुक्स। तो ये क्या करता है कि उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ से इन सारे से डिवाइड करके पैकेट बनवा के इनके पास भेजता है। ठीक है ना। यही काम करता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये रहा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क। अब आते हैं कि जीएसटी के पॉइंट से वैल्यू एडिशन किसको कहते हैं। सो गाइज, हम लोग लेते हैं यही क्लास 10th वाली बुक की एग्जांपल। सपोज ए से बी के पास जा रहा है, तो उस समय इसको हटा देते हैं। सपोज ये ए जब है, मतलब पब्लिकेशन है, वो बी जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सपोज ₹500 पर कॉपी में ये बुक बेच रही है, यानी कि एक बुक का प्राइस है ₹500। जब इस डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया तो इसने कुछ लोग लगाए होंगे, एम्प्लॉय हायर किए होंगे, जो इन सब बुक्स आ रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनके इसके पास पर्सन होंगे जो अकाउंटिंग का काम करते होंगे, वो देखते होंगे कितने बुक आए, कितने बुक आ गए। इसके पास सेल्स के पर्सन होंगे, क्योंकि अब ये सी को बेच रहा, तो जो बेचते हैं तो जनरली क्रेडिट पे बेचते हैं कई बार। ठीक है ना, क्रेडिट मतलब कि 15 दिन बाद पैसे देना, तो उनको लाना करना। तो बेसिकली मेरा कहना ये है कि बी ने कुछ ऑफिस ले रखा होगा, उसका एक्सपेंसेस होगा, बी ने कुछ एम्प्लॉयज रखी होंगे, उनके एक्सपेंसेस होंगे। तो क्या हो रहा होगा कि ये जो बुक आ रही है सेलिना वाली, एक बुक की प्राइस इसको मिला ₹500 में, लेकिन उस बुक को फिर यहाँ से रिसीव करने के बाद इस तक पहुंचाने तक में सपोज इसको ₹50 खर्च हो रहा पर बुक। ठीक है ना, इसने एस्टिमेट लगाया कि मेरा पर बुक ₹50 खर्च हो रहा है। लेकिन ये जो बंदा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो नहीं है ना, ये तो अपना भी प्रॉफिट अर्न करना चाहता है ना। तो ये रुपीज सपोज ₹20 उस पे अपना प्रॉफिट को ऐड कर लेगा। अब क्या करेगा कि ये जो अब बी अब सी को बेचेगा,
तो इसका प्राइस हो जाएगा ₹500 प्लस 50 प्लस 20, ठीक है ना, तो हो गया 570। सो देखिए तो गाइज यहाँ था 500, अब हो गया 570, यानी कि देखिए बी के सिर्फ गुजरने से क्या हो गया, बुक में कोई चेंज नहीं हुआ, बुक वही रहा, लेकिन इसका प्राइस चेंज हो गया 70 रुपीज, यानी इस पे कुछ वैल्यू एडिशन हो गया, इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, तो इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन। तो जो वैल्यू एडिशन होता है वो होता है एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। जिस पॉइंट पे वैल्यू एडिशन हो रहा है, सपोज बी पे हो रहा है, तो बी पे उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कितना एक्सपेंस हो रहा है, और प्लस उस बुक पे वो, या सॉरी उस प्रोडक्ट पे वो कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो जो एक्सपेंसेस खर्च किया उस प्रोडक्ट पे और प्लस जो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, वो हो जाता है एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। ठीक है ना, बहुत जगह अब बी से सी पे आप देखेंगे तो यहां पे होता है कि आया और उसी से मैं प्रोडक्ट बिक गया। ठीक है, कई सारे आपने बुक स्टोर पे जाएंगे ना, छोटे छोटे बुक स्टोर पे, तो वो क्या होता है कि किसी बुक वाले एरिया में जाएंगे, तो वो उनके पास बुक रहता नहीं है, आपको बोलते हैं कि ला कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि फटाफट बगल में एक जो बड़ा बुक रहता है डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास जाते हैं, परचेज करते हैं और लेकर आकर आपको दे देते हैं। ठीक है ना, तो उनके पास इन्वेंट्री नहीं रहता, तो उनपे एक्सपेंसेस कुछ खर्च नहीं होता है, लेकिन वो प्रॉफिट ऐड करते हैं। तो कई बार वैल्यू एडिशन में ये पॉइंट कभी कभी गायब भी हो जाता है, ये जरूर रहता है। ठीक है ना, लेकिन आपको तो स्टैंडर्ड आंसर करना है, तो आपके स्टैंडर्ड आंसर में होगा एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है इफ रेट ऑफ जीएसटी इज 18% देन आई जीएसटी फॉर इंटर स्टेट सेल्स। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको पता ही है कि अगर जीएसटी का रेट 18% है, ठीक है गाइज, और ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है, तो इस केस में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, क्या होगा कि सीजीएसटी होगा वो होगा 0%, एसजीएसटी होगा 0% और आईजीएसटी होगा टोटल का टोटल 18%। ठीक है ना, क्लियर है? जब सेल, जब जो आपका ट्रांजैक्शन होगा वो होगा अगर इंटर स्टेट, तो उस केस में क्या होगा कि जो भी आपका जीएसटी होगा वो पूरा का पूरा आईजीएसटी होगा। ठीक है ना, अगर यहाँ 10% रहता है तो यहाँ भी 10 होता है, यहाँ फिर 25 रहता है तो यहाँ भी 25 रहता है, यहाँ पे 5 रहता है तो यहाँ भी 5 रहता है, ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% देन आई जीएसटी फॉर इंटर स्टेट सेल्स। भैया 18% है तो आई जीएसटी पूरा का पूरा 18% हो गया। ठीक है ना, तो आंसर होगा ऑप्शन 2। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है इफ अ डीलर सप्लाइज गुड्स वर्थ ₹3000 टू अनदर लोकल डीलर विद 28% जीएसटी देन द टैक्स लेविड अंडर द सीजीएसटी इज। क्या कह रहा है गाइस, कह रहा है कि एक डीलर है, वो किसी अनदर लोकल डीलर को एक गुड सप्लाई कर रहा है जिसका वर्थ है ₹3000, यानी कि सेलिंग प्राइस है ₹3000। ठीक है ना, हमने यहां तक पढ़ लिया। अनदर लोकल डीलर को, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इसके बाद दिया है कि जीएसटी का जो रेट है वो है 28%, यानी कि जो जीएसटी है वो है 28%। तो क्या कह रहा है द टैक्स लेविड अंडर द सीजीएसटी। सो गाइज चलिए अभी हमने इंटर स्टेट के लिए देख लिया, अब हम इंट्रा स्टेट के लिए देख ले रहे हैं। तो गाइज इंट्रा स्टेट के केस में क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये है अगर इंट्रा स्टेट, तो इस केस में अगर ये 28% है तो ये उसके आधा 14% होगा, ये भी उसका आधा 14% होगा, ये होगा 0%। ठीक है ना, इंट्रा स्टेट के केस में ये जो पूरा जीएसटी है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, इक्वली टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है, आधा हो गया सीजीएसटी, आधा हो गया एसजीएसटी। ठीक है ना, सो सीजीएसटी कितना होगा गाइज, ये होगा 14% ऑफ रुपीज, कितना दिया हुआ है 3000। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 14 थ्री जा 42, परसेंटेज के चलते दो जीरो कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो बच गया, तो आ गया आंसर आपका ₹420। सो आपका आंसर है ऑप्शन 4। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर डी फॉर ए रजिस्टर्ड डीलर इफ द इनपुट टैक्स इज ₹X एंड आउटपुट टैक्स इज Y देन द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द डीलर इज। आइए गाइस समझते हैं। ठीक है गाइस, और ये डीलर है कोई ए मान लीजिए, जब ये खरीदता है कोई प्रोडक्ट,
ठीक है ना, डीलर के पास गया प्रोडक्ट, डीलर भी क्या करते हैं, खरीदते हैं, खरीद के सपोज दूसरे डीलर को बेच रहा है या रिटेलर को बेच दे रहा है ये प्रोडक्ट। तो जब ये खरीदता है तो उस समय कोई प्राइस पे करता है, उसको कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस, सीपी। उस पे ये जीएसटी पे करता है, ठीक है ना। इस जीएसटी को कहते हैं हम इनपुट जीएसटी। क्यों इनपुट जीएसटी? क्योंकि ये इनपुट है, ठीक है ना, उसमें जा रहा है, ए के पास जा रहा है, तो इसको कहते हैं हम इनपुट जीएसटी। और ए जो है सपोज यहां पे किसी एक्स से खरीद रहा, तो ए जब एक्स से खरीद रहा तो एक्स को कितना पैसे पे कर रहा होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी, ठीक है ना, इतना टोटल अमाउंट पे कर रहा होगा। लेकिन ये जो जीएसटी पे कर रहा होगा इसको कहते हैं हम इनपुट जीएसटी, ठीक है। अब देखिए गाइस, अब क्या कर रहा है कि ए उस पर कुछ वैल्यू एडिशन कर दिया। अब उस प्रोडक्ट को ये ए सपोज किसी बी को बेच रहा है, तो जब बेचेगा तो उस समय के प्राइस को हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। और जब बेचेगा तो उस पर कुछ ना कुछ जीएसटी कलेक्ट करेगा, इस जीएसटी को हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, ठीक है ना। तो यहां पे दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक तो गाइज ये कि ये जो जब बेचेगा उस समय जो जीएसटी लगेगा उसका नाम होता है आउटपुट जीएसटी। जब ये खरीदते समय इसके पास प्रोडक्ट आ रहा उस पे जीएसटी पे कर रहा उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी। ये क्लियर है। दूसरी बात कि ये जो इनपुट जीएसटी है, ठीक है ना, ये पे करता है, और आउटपुट जीएसटी वो रिसीव करता है, ठीक है ना। अगर मैं डीलर हूं तो इनपुट जीएसटी मैं पे करूंगा, आउटपुट जीएसटी मैं रिसीव करूंगा, आउटपुट जीएसटी मुझे मिलेगा। ए बी को प्रोडक्ट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी का बिल लगा के दे देगा, उतना पैसा उससे बी से ए ले लेगा, यही है, ठीक है। तो अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि टैक्स लायबिलिटी। तो गाइस जीएसटी के केस में क्या होता है कि आपने सपोज ये जीएसटी पे किया, यहां से जीएसटी ले लिया, तो जनरली ये जीएसटी हाई होता है, क्यों, क्योंकि ए पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है ना। ये अगर इनपुट जीएसटी रुपीज अगर 100 है तो ये होता है जनरली रुपीज 150 या 200। मैंने एक ऐसे एग्जांपल लिया है। तो आपने क्या किया था कि अब आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस को सबको भूल जाइए, अभी आपको पढ़ना है जीएसटी। तो बेसिकली आपको सिर्फ जीएसटी दिखेगा, तो आपने आपको ये दिखेगा कि मैंने प्रोडक्ट को खरीदते समय जीएसटी दिया 100 रुपए, और जब प्रोडक्ट को बेच रहा हूं तो उस समय मैंने जीएसटी लिया कस्टमर से 150 रुपए। तो जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो आपने 100 रुपए आपने पे किया था, 150 रुपए आपको मिल गया, यानी कि जीएसटी में आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा आपके पास आ गया। वही होता है टैक्स लायबिलिटी। वो जो जीएसटी का डिफरेंस होता है, जो जीएसटी आपके पास आता है वो जीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना रहता है, उसी को कहते हैं टैक्स लायबिलिटी। सो गाइस टैक्स लायबिलिटी इजकल टू हो जाएगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। सो आउटपुट टैक्स कितना दिया हुआ है यहां पे देखिए, तो गाइस इनपुट टैक्स ये जो दिया हुआ है ये दिया है रुपीज एक्स, और ये जो आउटपुट टैक्स दिया है रुपीज वाई। तो देखिए आपको क्या, आपका कितना आंसर होना चाहिए, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स रुपीज वाई माइनस रुपीज एक्स, ठीक है ना। आउटपुट टैक्स आपको मिला, आउट इनपुट आपने दिया था, तो यही है टैक्स आपका टैक्स लायबिलिटी, रुपीज वाई माइनस एक्स, ठीक है। आई होप कि मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर ए, जॉन सेल्स goods worth rupees 2000 to Manish belonging to the same estate. John gives a discount of 20% and charges GST 5%. Then John gets, क्या कह रहा है गाइस, इसमें कह रहा है ये कि जॉन ने एक गुड्स बेचा किसको, मनीष को, ठीक है गाइस। जो बेचा उसका वर्थ यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, रुपीज 2000, ठीक है ना। और ये जो दोनों है ये सेम स्टेट के हैं, यानी कि जो आपका ट्रांजेक्शन है वो है इंट्रा स्टेट, ठीक है गाइस, क्लियर है यहां तक। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि जॉन गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। अच्छा यहां पे दे रहा है डिस्काउंट जो कि है 20%। तो क्या करते हैं गाइस, याद है ना आपको, जब डिस्काउंट दिया रहता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डिस्काउंटेड वैल्यू और सेलिंग प्राइस निकालते हैं। इस केस में ये सेलिंग प्राइस नहीं हुआ, जब डिस्काउंट देने वाला तो ये एमआरपी हो गया, ठीक है ना। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो एमआरपी ही सेलिंग प्राइस हो जाता, ठीक है। अगर उसने डिस्काउंट दे रहा है तो वो हो गया डिस्काउंटेड, ठीक है ना।
क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो इस केस में ये एमआरपी है, क्योंकि ये वो सेलिंग प्राइस नहीं है, उस प्राइस पे बेच नहीं रहा, वो प्राइस दिखाने के लिए है सिर्फ। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो एमआरपी होता है उसमें से डिस्काउंट को घटाकर डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए तो गाइस 2000 का 20% बहुत निकालना आसान। देखिए तो इसका 10% होगा 200, 20% होगा 400। 2000 में से 400 सब्ट्रैक्ट किए, बचा रुपीज 1600। तो ये हो गया आपको सेलिंग प्राइस। लेकिन आपको क्या निकालना है कि जॉन गेट्स, मतलब जॉन को टोटल मनीष से कितने पैसे मिले। तो जॉन को मनीष से पैसे मिलेंगे कितना, डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस और प्लस जीएसटी। तो अब आपको निकालना है प्लस जीएसटी। ठीक है। जीएसटी में देखिए यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन रहता है तो आपको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों निकाल कर फिर उनको ऐड करके फिर दिखाना रहता है, लेकिन ये तो एमसीक्यू है तो हम सीधे सीधे निकाल देंगे। जीएसटी क्या है, 5% है, 5%। और जो जीएसटी कैलकुलेट करते हैं वो एमआरपी पे नहीं, डिस्काउंटेड वैल्यू पे जिस पे आप बेच रहे हैं, तो रुपीज 1600। 16 5 जा 80%, यहाँ पे 20 परसेंटेज तो हट गया, दोनों कैंसिल आउट हो गया रुपीज 80। सो जो आपका आंसर है कि जॉन गेट्स, ये हो गया रुपीज 1600 प्लस रुपीज 80, यानी कि रुपीज 1680। सो आपका आंसर हो गया रुपीज 1680। ठीक है ना? आई होप कि आपको समझ में आया। सो गाइस चलिए इनको डिजिटल सम से सॉल्व करते हैं। सो गाइस इस केस में आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2000 इंटू 80% इंटू 105%, यही होगा ना आपका आंसर। आप यहां तक लेंगे एमआरपी, यहां तक लेंगे तो सेलिंग प्राइस, यहां तक लेंगे तो जो आपका आंसर है वो होगा। ठीक है ना? ठीक है। आई थिंक आपका यहां तक कॉन्सेप्ट ठीक है, तो इसको पहले सॉरी इसको हटा देते हैं। तो डिजिटल सम में हमने क्या करते हैं गाइस, जिन्होंने डिजिटल सम नहीं पढ़ा होगा एक्सरसाइज 1A जरूर देख लेना, मैंने उसमें डिजिटल सम बताया है। तो डिजिटल सम में हम क्या करते हैं कि सारे डिजिट्स का सम लेते हैं। तो देखिए तो गाइस 0 + 0 + 0 + 2 = 2, सिंपल। ठीक है ना? 0 को इग्नोर कर देंगे, सीधे 2 लिख देंगे। यहाँ पे भी 0 को इग्नोर कर देंगे, सीधे 8 लिख देंगे। परसेंटेज हमें दिखता ही नहीं है, तो परसेंटेज तो ऐसे ही हमें नहीं दिखेगा। ठीक है। यहाँ पे 5 + 1 6, और परसेंटेज दिखेगा ही नहीं दिखेगा। अब ये जो कैलकुलेशन है सबको एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्या करते हैं डिजिटल सम में, हम डिजिट्स जो नंबर रहता है उसके डिजिट्स का सम ले लेते हैं। हमको परसेंटेज नहीं दिखता है, लेकिन अगर उनके बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उसको हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है ना? अगर मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन रखा, सिंपली बस उस नंबर के बदले उसका डिजिट का सम ले लिया। ठीक है ना? यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया। अब जो मल्टीप्लीकेशन है तो जरूरी नहीं है, डिफिकल्ट है कि आप तीनों को एक साथ करें, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 × 2 कितना होगा, 16। 16 का होगा 6 + 1 7। तो यहाँ पे लिखिए 7 × 6, ये 6 आ गया क्योंकि इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं किया था। 6 7 जा 42, 42 मतलब 4 + 2 6, यानी कि आपका जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम आया 6। ठीक है ना? तो इसका ये मतलब है कि आपका आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिटल सम होगा 6। ठीक है ना? आप बेसिकली इसको ऐसे कहें और आइडियल वे में कि आपका आंसर वो ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है जिसका डिजिटल सम 6 नहीं है। तो बेसिकली हम जिनका डिजिटल सम 6 नहीं है उनको हटाते हैं इस मेथड से। ठीक है ना? तो देखते हैं। देखिए तो गाइस इसका डिजिटल सम हो गया 2 + 0 = 2। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। डिजिटल सम से हम यही बताते हैं। यहां तो देखिए तो गाइस 8 + 5 13 = 4, इसका भी डिजिटल सम 6 नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यहां पे आते हैं 5 + 2 7 + 2 9, ये आ गया 9, आना चाहिए था 6, तो ये मेरा आंसर कभी नहीं होगा। और जब हमने 3 फाइंड कर लिया कि 3 हमारा आंसर कभी नहीं होगा, तो चौथा को आप कैलकुलेट भी मत करिएगा, सीधे टिक कर दीजिएगा अगर ऐसा मिला तो। 4 ही ऑप्शन है, उसमें से 3 आपको पता हो गया कि आंसर हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन, चौथा। तो चौथा हो गया आपका आंसर। और नहीं तो फिर आप डिजिटल सम निकालना ही चाहते हो तो निकाल लीजिए। देखिए 0 को इग्नोर करते हैं, 8 + 1 9 हो गया, उसको भी नहीं जोड़ते हैं, वो 0 हो जाता है, बचा 6, तो आपका हो गया डिजिटल सम 6। ठीक है ना? तो गाइस डिजिटल सम ये तो वैसे भी इजी था, लेकिन फिर भी डिजिटल सम तो इससे कंपैरेटिवली तो बहुत इजी है ना, बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। आप थोड़ा भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कुछ सेकंड्स लगेगा आपको कैलकुलेट करने में। ठीक है ना? आई होप कि आपको समझ में आया। बढ़ते हैं आगे।
Question number 2. Fill in the blanks. When the goods services are sold for rupees 15,000 under intra-state transaction from station A to station B and the rate of GST is 12%. क्या कह रहा है कि गुड्स या सर्विसेज है उसको सोल्ड किया जा रहा है, सपोज दिया हुआ है स्टेशन ए टू स्टेशन बी, ठीक है ना, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है रुपीज 15,000, ठीक है ना, यहां तक ये दिया हुआ है। अंडर इंट्रा स्टेट, ये जो ट्रांजेक्शन है वो है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है ना, यहां दिया हुआ है फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी हमने ले लिया, रेट ऑफ जीएसटी है 12%, ठीक है ना, तो यहां लिख दीजिए जीएसटी इक्वल टू 12%। यहां तक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कुछ क्वेश्चंस, तो चलिए एक एक करके आंसर करते हैं। क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, कह रहा है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस एट स्टेशन ए। सो गाइस ये जो 15,000 है, ये जो 15,000 है ये ए के लिए सेलिंग प्राइस है, क्यों, क्योंकि ए सेल कर रहा है, मैंने सेलिंग प्राइस जो लिखा है ये जो सेलिंग प्राइस है ये ए के लिए है, और ये जो 15,000 है ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ये प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विसेज खरीद रहा है 15,000 में। क्लियर है ना, ठीक है। तो पूछ रहा था सेलिंग प्राइस स्टेशन ए, तो ये तो हो गया रुपीज 15,000 गाइस, ठीक है ना। बी में पूछ रहा सी जीएसटी, सो गाइस जीएसटी 12% है, तो आपको पता है अब कि ये सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी हो जाएगा और सी जीएसटी होगा 6%, जो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15,000 का 6%, तो ये आया 15 सिक्स जा 90, 6 से 15 को मल्टीप्लाई किया तो 90 आया, 3 जीरो है यहाँ पे, परसेंटेज है, परसेंटेज के अंदर 2 हट गया, 1 जीरो बच गया, ये हो गया रुपीज 900। तो आपका जो सी जीएसटी है वो आ गया रुपीज 900। पूछ रहा अगले में एस जीएसटी, तो एस जीएसटी इक्वल टू होता है सी जीएसटी इक्वल टू रुपीज 900। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन सी में पूछ रहा है सीपी एक्सक्लूडिंग जीएसटी एट स्टेशन बी, तो अभी मैंने दिखा ही दिया है कि ये जो 15,000 है वो स्टेशन बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया, तो ये हो गया रुपीज 15,000, ठीक है ना, यहां जो था यही आ गया, ठीक है ना, क्लियर है यहां तक। डी, इफ प्रॉफिट 5,000 सेलिंग प्राइस एट स्टेशन बी, अब पूछ रहा बी के लिए सेलिंग प्राइस, तो सर बी से जब आगे जा रहा है तो प्लस 5,000, तो क्या होगा कि बी पे कुछ वैल्यू एडिशन होगा, अभी हमने पढ़ लिया है, तो वैल्यू एडिशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट ऐड हो रहा है, प्रॉफिट कितना ऐड हो रहा है 5,000, तो अब जो बी के लिए सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया 15,000 में खरीदा था प्लस 5,000 प्रॉफिट ले रहा है, तो टोटल प्राइस में वो बेच रहा है कितने में 20,000, ठीक है ना, कैसे है 20,000, 15,000 प्लस 5,000। अब क्या कह रहा है कि नाउ द सेम गुड्स सर्विसेज आर मूव्ड अंडर द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। सो गाइज यहाँ पे सेलिना वाले ने गड़बड़ कर दिया है, आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो ये प्रॉफिट है उसको ये कंसीडर कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन इनको डी से पहले देना चाहिए था, सी के बाद देना चाहिए था, अब डी और ई कैलकुलेट, डी ई और एफ कैलकुलेट करवाना चाहिए था, ठीक है ना, आइडियली ऐसे होना चाहिए था, इस क्वेश्चन में फ्लॉ है, ठीक है। तो लेकिन चलिए फिर भी हम लोग समझ गए हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि नाउ सेम गुड्स एंड सर्विसेज मूव्ड ऑन द इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी, तो कह रहा है कि बी से जब सी जा रहा है, ठीक है गाइस, तो कंसीडर करते हैं, तो ये जो हो रहा है ये हो रहा है इंटर स्टेट, ठीक है ना, ठीक है, और यहां पे भी रेट ऑफ जीएसटी वही वही 12% है, रेट ऑफ जीएसटी है यहां पे भी। तो अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जीएसटी कैलकुलेट करिए। सो गाइज यहां पे जीएसटी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, तो गाइज जीएसटी इजकल टू होगा आई जीएसटी इजकल टू 12% ऑफ रुपीज कितना का 20,000, क्यों, क्योंकि अब इसका प्राइस चेंज हो चुका है, 15 प्लस 5 20 हो चुका है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12 टू जा 24, परसेंटेज के चलते 2 जीरो हट गया, 2 जीरो बच गया, तो रुपीज 2,400, तो ये आपका आंसर आ गया रुपीज 2,400। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपी एट स्टेशन सी। सो गाइज ये जो ए से बी हमने किया था यही काम करना है, यहाँ का जो सेलिंग प्राइस था यहाँ का कॉस्ट प्राइस है, तो जो यहाँ का सेलिंग प्राइस है अब ये हो गया यहाँ का कॉस्ट प्राइस,
तो ये हो गया ₹20,000। तो सिंपली दिख भी रहा आपको, ठीक है ना। तो यही था। तो हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है? गुड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर यूपी फॉर 20,000 and then from Kanpur to Jaipur Rajasthan if the rate of GST is 18% and the profit made at Kanpur is rupees 5,000, find the net GST payable by the dealer at Kanpur, GST received और GST paid। ठीक है। तो हमने तो ये जीएसटी रिसिप्ट और जीएसटी पेड भी पढ़ लिया। तो इसमें क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है कि आगरा यूपी में है, यहां से कोई प्रोडक्ट बेचा जा रहा है कानपुर यूपी, और यही प्रोडक्ट कानपुर से फिर बेचा जा रहा है जयपुर राजस्थान। ठीक है। तो देखिए, तो गाइस ये दोनों यूपी में है, यानी कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा इंट्रा, और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा इंटर। ठीक है, यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। और जब यहां पे बेचा जा रहा है तो उस समय उसका सेलिंग प्राइस है ₹20,000। इसके लिए सेलिंग प्राइस, इसके लिए कॉस्ट प्राइस, ये भी क्लियर है। अभी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। जीएसटी इक्वल टू है 18%। ठीक है। तो क्या निकालना है? एंड प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज 5,000। चलिए इसको भी लिख ही लेते हैं। सो गाइस, जब कानपुर से जयपुर में बेचा जा रहा है तो इसके प्राइस में ₹5,000 का एडिशन हो जा रहा है, वैल्यू एडिशन, जो कि है कानपुर वाले का प्रॉफिट। ठीक है। अब क्या कह रहा है? फाइंड द नेट जीएसटी पेएबल बाय डीलर एट कानपुर। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बुक में थोड़ा सा मैं कम लैंग्वेज लिखूंगा, आप इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखना। आप ऐसे लिखना, हेडिंग बना लेना जब एग्जाम में आएगा तो, फॉर डीलर एट कानपुर। आप इसको हेडिंग लगा लेना, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करना है वो डील कानपुर पे जो डीलर है उसी के लिए कैलकुलेट करना है। तो आप हेडिंग बना लेना फॉर डीलर एट कानपुर। ठीक है। अब इसके बाद आप लिखना ऐसे, जीएसटी रिसीव्ड इजकल टू सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। ठीक है ना। सीजीएसटी इज इक्वल टू 9% ऑफ ₹20,000। ठीक है ना। यही है ना। देखिए, तो जीएसटी का रेट है 18%, तो उसका आधा होगा सीजीएसटी, आधा होगा एसजीएसटी, और जो कैलकुलेट होगा वो 20,000 पे होगा। तो 20,000 का 9%, तो 9 टू जा 18। ठीक है। परसेंटेज की छत दो हटा, दो जीरो बच गया, तो आ गया ₹1,800। तो आप गाइज निकाल दीजिए। एस जी एस टी इजकल टू भी होगा सी जी एस टी, यानी कि वही ₹1,800। ठीक है ना। सो जीएसटी रिसीव्ड आ गया आपका ₹1,800 प्लस ₹1,800 इजकल टू ₹3,600। ये आ गया आपका जीएसटी रिसीव्ड। अब निकालते हैं जीएसटी पेड। जीएसटी पेड इज इक्वल टू, अब जीएसटी पेड इज इक्वल टू देखिए तो गाइस आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि इस केस में इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। इज इक्वल टू 18% ऑफ कितना गाइस? ₹20,000 प्लस 5,000, तो हो गया ये 25,000। ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? ठीक है गाइस, तो अब निकालिए। तो आप 18 इंटू 25 में से दोनों तरीका है, 25 इंटू 20 निकाल कर 2 कम कर दीजिए, या यहाँ तो सिंपल कैलकुलेशन है, 18 10 जा होता है 180, 18 20 हो गया 182 जा 360, और 18 5 जा 90, तो ये हो गया 450। ठीक है। 18 इंटू 25 हो गया 450, परसेंटेज के हिसाब से दो जीरो हट गया, एक जीरो बच गया, तो ये आ गया ₹4,500। ठीक है ना। कैलकुलेशन में आपको ठीक होना जरूरी है, इस चैप्टर में बहुत कैलकुलेशन है। तो अब क्या निकालना है आपको? नेट जीएसटी पेएबल। तो आप लिखेंगे इसलिए द नेट जीएसटी। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग अच्छे से लिखेंगे एग्जाम में। तो आप लोग लिखेंगे जीएसटी रिसीव्ड माइनस पेड। जीएसटी पेड
इजकल टू ₹4,500 माइनस रुपीज कितना आया था 3,600, यानी कि जो डिफरेंस आ गया ₹900। ठीक है गाइज। सो आई होप समझ में आ गया आपको। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता, ठीक है ना, ये तो लॉन्ग है, तब नोट करना होगा तो आप वीडियो को रोक कर नोट कर लेंगे। सॉरी, ये नहीं हटाना था। ठीक है। सो गाइज, अगर ऑब्जेक्टिव में फाइंड करना रहेगा कि नेट जीएसटी पेएबल, तो नेट जीएसटी में देखिए डिफरेंस किसके चलते आता है, ये वाला जीएसटी जब पे कर रहा है, सॉरी जीएसटी रिसीव कर रहा है ये वाला, तो वो जीएसटी इस जीएसटी से हाई होता है। ठीक है ना, वही डिफरेंस आपको नेट पेएबल होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू एडिशन होता है। तो नेट जीएसटी इजकल टू, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेट करना हो तो सीधे सीधे वो होगा 18% ऑफ ₹5,000 जो वैल्यू एडिशन होगा। तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन में सिर्फ प्रॉफिट ऐड हो रहा है, तो प्रॉफिट का जो जीएसटी का रेट होगा वो बस वही आंसर होगा 18 5 जा 90%। के चलते 2 जीरो हट गया, 1 जीरो बच गया, आ गया आंसर ₹900। यही था आपका आंसर। अगर ऑब्जेक्टिव निकालना रहता तो सीधे आप ऐसे निकालते, लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करना है तो आपको एक एक स्टेप्स लिखना है। ठीक है ना, नीट एंड क्लीन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। Goods, services are sold from Kota, Rajasthan to Mumbai for ₹20,000 and then from Mumbai to Pune. If the rate of GST is 12% and the profit made at Mumbai is ₹5,000, find the net GST paid at Pune if the dealer at Pune does not sell the goods further. So guys, more or less ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। देखिए क्या कह रहा, कोटा राजस्थान से पहले बेचा जा रहा मुंबई, मुंबई से फिर बेचा जा रहा पुणे। ठीक है गाइज। जो कोटा राजस्थान में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। मुंबई और पुणे दोनों महाराष्ट्र में है, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है? यहां तक हमने पढ़ लिया कोटा से मुंबई। और जब ये बेचा जा रहा है इस समय इसका सेलिंग प्राइस कोटा वाले के लिए है ₹20,000। ठीक है ना। देन फ्रॉम मुंबई टू पुणे इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है कि जो जीएसटी है उसका रेट है 12% एंड द प्रॉफिट मेड एट मुंबई इज ₹5,000। जब ये मुंबई से फिर पुणे बेचा जा रहा है तो इस केस में यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रहा है प्रॉफिट के रूप में 5,000 का। ठीक है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द नेट जीएसटी पेड एट पुणे, द नेट जीएसटी पेड एट पुणे इफ द डीलर एट पुणे डज नॉट सेल द गुड्स फर्दर। यानी कि अब पुणे से कहीं और बेचा नहीं जा रहा। ठीक है गाइज, पुणे से आगे ये कहीं नहीं जा रहा। तो देखिए, तो गाइज पुणे पे फोकस करिए। पुणे ने सिर्फ खरीदा है, उस समय जीएसटी पे किया हुआ, खरीदते समय पे करते हैं और जब बेचता तो वो रिसीव करता है, तो वो कोई जीएसटी रिसीव नहीं कर रहा है, तो वो केवल जीएसटी पे कर रहा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे ऐसे, द नेट जीएसटी पेड एट पुणे इज इक्वल टू सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी, यही ना होगा। यहाँ पे मुंबई से पुणे वाले को देखिए, तो पुणे वाले ने तो मुंबई से खरीदा, तो मुंबई से खरीदा तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट के केस में सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी। और जो सी जीएसटी होगा वो होगा 20,000 प्लस 5,000, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिएगा सी जीएसटी इक्वल टू 25,000 का कितना है जीएसटी का रेट 12%, तो 12%। ठीक है ना, तो 25,000 का 12% निकालना, तो 25,000 का अब बहुत तरीका है कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे 25,000 का 10% हो गया 2,500 एंड 1% हो गया 250 प्लस 250, 500, 2,500 प्लस 500 हो गया 3,000। ठीक है ना। दूसरा तरीका ये है कि 12 से 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 10 जा 120, 12 10 जा 120 प्लस 120 240, 12 5 जा 60, 240 प्लस 60 300 और प्लस परसेंटेज के चलते 2 जीरो हट जाएगा, 1 जीरो रह जाएगा, तो आ जाएगा 3,000। ठीक है ना, तो यही था आपका आंसर। आपका आंसर है ₹3,000।
ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5। ए इज a dealer in Banaras, UP. He supplies goods services worth rupees 8,000 to dealer B in Agra, UP. Dealer B in turn supplies the same goods services to dealer C in Patna, Bihar at a profit of rupees 1,200. Find the input-output taxes for the dealer C under the GST system if the rate of GST is 18% and C does not sell his goods services further. तो क्या कह रहा है गाइज, एक डीलर है ए, कहाँ पे, बनारस, यूपी। ये सेल कर रहा है एक दूसरे डीलर बी को, जो कि है आगरा, यूपी में। बी वाला जो डीलर है अगेन उस प्रोडक्ट को सेल कर दे रहा है डीलर सी को, जो कि है पटना, बिहार में। ठीक है ना गाइस। तो देखिए, तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये यूपी से यूपी हो रहा है, यानी कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो है इंटरस्टेट। ठीक है। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये है इंटरस्टेट। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये स्टेट चेंज हो रहा है, यूपी से बिहार में सेल हो रहा है। ठीक है, अब क्या दिया है कि ए इज अ डीलर इन बनारस, ही सप्लाइज अस गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ रुपीज 8,000 टू डीलर बी। ये जो बेच रहा है उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, ए जो बेच रहा है उसका, सॉरी, सेलिंग प्राइस है रुपीज 8,000। ठीक है ना। यही जो 8,000 है ये बी के लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब जब बी इस प्रोडक्ट को बेच रहा है, देखिए तो यहाँ पे लिखा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 1200। तो जब बी इस पे क्या कर रहा है कि 1200 का वैल्यू एडिशन कर रहा है। ठीक है ना। तो अब आते हैं क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर डीलर सी। डीलर सी के लिए हमें दोनों फाइंड करना है, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। दिया है कि अंडर जीएसटी सिस्टम इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ठीक है। सी डज नॉट सेल हिज गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर। कह रहा है कि जो सी को प्रोडक्ट मिल गया वो फर्दर बेच नहीं रहा है। यानी कि जब फर्दर बेच नहीं रहा है तो आउटपुट जीएसटी तो जीरो होगा, क्योंकि आउटपुट हो ही नहीं रहा तो आउटपुट जीएसटी कहां से होगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको आप ऐसे लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप हेडिंग बना देंगे फॉर डीलर सी एट पटना। ठीक है ना। अब उसके बाद आप लिखेंगे कि इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू आई जीएसटी इज इक्वल टू, कितना है जीएसटी का रेट? 18%। 18%। 18% ऑफ। अब देखिए, तो इसके लिए सी के लिए इनपुट है तो यानी कि कॉस्ट प्राइस पर पे कर रहा होगा, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। आप ये भी लिख लेंगे। आप ये पूरा लैंग्वेज आप अच्छे से लिखेंगे, जब आपको लॉन्ग लिखना होगा, तो मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो आप इसको लिखेंगे कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, आप डिटेल में लिख लेंगे कि 8,000 प्लस 1,200, तो हो गया रुपीज 9,200। ठीक है ना। ये जो आ गया यहाँ पे आप ऐसे लिख लेंगे कि फॉर डीलर एट सी पटना, सीपी इज इक्वल टू, पहले आप, इससे पहले आप निकालेंगे बी के लिए। बी के लिए आप निकालेंगे, यहां से सेलिंग प्राइस दिया है, इसे बी का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर बी का सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर वहां से सी का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, जो कि आएगा रुपीज 8,000 प्लस रुपीज 1,200। ये आएगा रुपीज 9,200। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आया है। अब इस कैलकुलेशन को कर दीजिए, 18% इंटू रुपीज 9,200। ठीक है ना, इसको रफ में कर लेते हैं। 18% का 18% के चलते दो जीरो हट गया, यहाँ पे बच गया 92। सो कैसे करेंगे? मैं तो ऐसे करूंगा, 18, 9 टू जा है, 9 9 जा 81, 81 टू जा 162। तो ये हो गया 1,620। ठीक है, और 18 टू जा हो गया 36। तो 63561,656। ठीक है ना। तो आ गया रुपीज 1656। ये आ गया रुपीज 1656, 1,656। ये हो गया इनपुट जीएसटी। ठीक है। आउटपुट जीएसटी के लिए आप लिखेंगे कि जो प्रोडक्ट है, एंड सी, आप ऐसे लिख देंगे कि सी डज नॉट सेल हिज गुड्स एंड सर्विसेज फर्दर, इसलिए देयरफॉर आउटपुट जीएसटी इक्वल टू रुपीज 00। और आप इसको चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नील। ठीक है ना।
यही हो गया आपका आंसर, यही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, A is a dealer in Meerut, UP. He supplies goods services worth rupees 15,000 to dealer B in Ratlam, MP. Dealer B in turn supplies the same goods services to dealer C in Jabalpur, MP at a profit of rupees 3,000. If rate of tax under GST system is 18%, find the cost including GST of goods services to the dealer C in Jabalpur, assuming that the dealer C does not sell goods and services further. Net tax payable by dealer B. तो गाइज क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ए एक डीलर है जो है मेरठ वेस्ट, जो कि है यूपी में। ये सप्लाई कर रहा है किसको, बी को, जो कि है रतलाम एमपी में। बी कहाँ पे है, रतलाम एमपी। और बी सेम गुड्स बेच दे रहा सी को, जो कि है जबलपुर में, और जबलपुर भी है एमपी में। ठीक है ना, यहां तक इंफॉर्मेशन दिया हुआ फर्स्ट टाइम। जो गुड्स बेच रहा है ए, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है रुपीज 15,000। उसके बाद जब बी के पास जा रहा है तो वो जबलपुर वाले डीलर को बेच रहा है 3,000 के प्रॉफिट पे, यानी वैल्यू एडिशन हो रहा है कितने का, 3,000 का। ठीक है ना, 3,000 एज ए प्रॉफिट वैल्यू एडिशन हो रहा है बी पे। ठीक है, यहां तक दिया हुआ है। रेट ऑफ जीएसटी 18% है, जीएसटी इक्वल टू 18%। ठीक है, अब क्या क्या निकालना है। आपको निकालना है डीलर सी के लिए कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी और नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी, दोनों निकालना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले हेडिंग बना देंगे, आप करेंगे कि फॉर डीलर बी एट रतलाम एमपी। ठीक है ना, आप ऐसे हेडिंग बना लीजिएगा। अब उसके लिए लिखिएगा कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होगा रुपीज 15,000, जीएसटी पेड, जीएसटी पेड। तो देखिए तो गाइस, ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है मेरठ से रतलाम, यूपी से एमपी हो रहा है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो जीएसटी पेड इक्वल टू होगा आई जीएसटी इज इक्वल टू रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो ये 18% ऑफ रुपीज कितना है, 15,000, यही होगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो 18 15 जा कितना होगा, 18 10 जा 180, 18 5 जा 90, 180 प्लस 90 इक्वल टू हो गया 270। 270 सिर्फ ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, परसेंटेज के चलते दो जीरो हट गया, एक जीरो रह गया, यानी कि रुपीज 2,700। ठीक है, तो जीएसटी पेड हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालेंगे जीएसटी रिसीव्ड। अब देखिए, अब यहाँ पे पहले आप लिख लीजिएगा ऐसे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और प्लस वैल्यू एडिशन, या आप प्रॉफिट भी लिख सकते थे। ठीक है ना, तो ये हो गया रुपीज 15,000 और प्लस 3,000, तो ये आ गया गाइज रुपीज 18,000। ठीक है ना, अब निकालेंगे आप जीएसटी रिसीव्ड। जीएसटी जीएसटी रिसीव्ड मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है। आप इसको क्या करेंगे कि दो पार्ट में डिवाइड करके निकाल देंगे कि जीएसटी रिसीव्ड इक्वल टू सी जीएसटी प्लस आई जीएसटी, सॉरी एस जीएसटी, और सी जीएसटी को अलग निकालेंगे, एस जीएसटी को निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तब निकालेंगे जीएसटी। क्लियर है ना, ठीक है। हम सीधे निकाल देते हैं, अभी बहुत क्वेश्चन में हम वैसे निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग सीधे निकालते हैं कि 18% ऑफ रुपीज 18,000। ठीक है ना, सिंपल कैलकुलेशन, क्यों, क्योंकि 1818 आ गया, 1818 का स्क्वायर आपको पता होगा 324, 1818 जा आ गया 324, परसेंटेज है तो दो जीरो हट गया, एक जीरो रह गया, तो आ गया रुपीज 3,240। ठीक है ना, तो यहां तक बी का डेटा निकल गया। यहां से नेट जीएसटी निकाल सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आप यहां पर सीधे पहले नहीं निकालेंगे, फिर अब आगे हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे फॉर डीलर सी एट जबलपुर एमपी। ठीक है ना, अब ऐसे हेडिंग बनानी। अब इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए तो कॉस्ट प्राइस ही निकालना था विथ जीएसटी।
तो कॉस्ट प्राइस इज टू, अब देखिए जो उसका सेलिंग प्राइस था वही इसका जीएसटी हो जाएगा, तो आप सीधे यहाँ सब लिख सकते हैं ₹18,000। ठीक है ना, या आप एक लाइन और लिख सकते थे कि सेलिंग प्राइस ऑफ बी, ठीक है ना, वही होगा आपका कॉस्ट प्राइस, तो ये आ गया ₹18,000। अब जीएसटी पेड, आपने अगर ये जीएसटी रिसीव्ड निकाल दिया ना, तो आप सीधे उसी को लिख सकते थे कि जीएसटी पेड इज इक्वल टू जीएसटी रिसीव्ड बाय डीलर बी एट रतलाम। क्लियर है ना, और नहीं तो फिर निकाल दीजिए इजकल टू 18%, आप सीधे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में निकाल रहे हैं तो आप उसके डेटा को यूज कर सकते हैं। 18% ऑफ रुपीज 18,000, ये आ गया गाइस, रुपीज कितना आया था, 3,240। ठीक है ना, अब यहां से आप आंसर कर सकते हैं, आप आंसर कर सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट है वो पूछ रहा था कि द कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है ना, द फर्स्ट का आप लिख देंगे कि द कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी, ये हेडिंग डाल देंगे फॉर डीलर सी एट जबलपुर, के लिए क्या होगा गाइज, ये होगा कॉस्ट प्राइस प्लस जीएसटी। ठीक है ना, तो ये हो गया 18,000 प्लस ₹3,240, तो 18,000 प्लस 3,000 21,000 प्लस 240, तो ये आ गया ₹21,240। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 को आप आंसर कर रहे हैं, पेन चेंज कर देते हैं। क्या निकालना था, नेट टैक्स पेएबल बाय डीलर बी, तो ये लिख देंगे आप ऐसे कि जीएसटी रिसीव्ड, आप इसको लॉन्ग में लिख लेंगे, माइनस जीएसटी पेड। ठीक है ना, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं ऐसे। अब देखिए तो जीएसटी रिसीव्ड है गाइस 3,240, जीएसटी पेड कितना है, ₹2,700, तो देखिए तो 2,700 से 35, सॉरी 32, तो 3 प्लस 2 5, तो 540, तो रुपीज आ गया 540, ₹540, तो इसका गाइज आंसर आया ₹540, और फर्स्ट वाले का आंसर हमने निकाल दिया था ₹21,240, यही निकालना था, सिंपल कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन भी सिंपल था, और आई होप कि आपने सीख भी लिया है। Question number 7. A dealer X in Hapur, UP supplies goods services worth rupees 50,000 to some other dealer Y in the same city. Now the dealer Y supplies the same goods services to dealer Z in Kolkata at a profit of rupees 20,000. Find the output and input taxes for the dealer Y. Net GST payable by dealer Y. The rate of GST at each stage is 28%. Similar question. क्या कह रहा है गाइस, एक डीलर एक्स है, कहाँ, यूपी बेस्ड, ठीक है ना, ये कुछ गुड सप्लाई कर रहा है किसको, डीलर वाई को, ये भी है सेम सिटी यानी कि यूपी, ठीक है, ये सप्लाई कर रहा है जेड को, ठीक है ना, डीलर जेड को, जो कि है कलकत्ता में, कलकत्ता का कोलकाता का पुराना नाम था, ठीक है, तो ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये हो गया इंट्रा, और ये हो गया इंटर। क्लियर है यहाँ पे, और ये जो एक्स बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, इसका वर्थ है ₹50,000, सो एक्स के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹50,000। अब क्या कह रहा है कि जो वाई है डीलर जेड को जब बेच रहा है तो उस पर ले रहा है प्रॉफिट 20,000 का, यानी कि वैल्यू एडिशन हो रहा है 20,000 का, ठीक है ना, तो प्लस 20,000। ठीक है, उसके बाद एक इंफॉर्मेशन और दिया है कि जो रेट ऑफ जीएसटी है वो है ईच स्टेज पे 28%, सो जीएसटी इज टू है 28%, और जो आपको आउटपुट और इनपुट टैक्सेस निकालना है और नेट जीएसटी निकालना है, ये दोनों को दोनों निकालना है वाई के लिए, ठीक है ना, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे फॉर डीलर वाई एट हापुड़, ठीक है ना, आप नीट एंड क्लीन एकदम अच्छे से ऐसे हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, तो जो वाई का कॉस्ट प्राइस वही होगा जो एक्स का सेलिंग प्राइस होगा, तो ये है ₹50,000। अब आप निकालेंगे जीएसटी, या पेड या इनपुट जीएसटी लिख लीजिए,
क्योंकि यहाँ पे इनपुट आउटपुट दिया हुआ, तो ऐसे ही लिख लीजिए इनपुट जीएसटी। जब ये खरीदते समय पे करेगा जीएसटी, उसको कहते हैं इनपुट जीएसटी, या उसको कहते हैं जीएसटी पेड। तो हम यहाँ पे लिख रहे निकाल रहे हैं इनपुट जीएसटी, जो खरीदते समय जीएसटी पे करेगा वाई। ठीक है, तो ये होगा गाइज। देखिए, तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट, तो ये होगा सी जीएसटी प्लस एस जीएसटी। और जो सी जीएसटी होगा वो कितना होगा? सी जीएसटी होता है वो जीएसटी के रेट का आधा होता है, यानी कि 28% है, तो ये होगा 14% ऑफ जो कॉस्ट प्राइस है, तो रुपीज 50,000। 14 फिफ्थ जा 70, परसेंटेज के साथ दो जीरो हट गया, दो जीरो रह गया, तो ये आ गया रुपीज 7,000। ठीक है, अब निकालेंगे आप एस जीएसटी, जो कि होगा सी जीएसटी के बराबर, यानी कि रुपीज 7,000। तो अब यहां से आपको पता चल गया कि इनपुट जीएसटी जो है वो है रुपीज 7,000 प्लस रुपीज 7,000, तो ये हो गया दोनों मिला के रुपीज 14,000। ठीक है ना, ये हो गया आपका इनपुट जीएसटी। ठीक है, अब निकालते हैं। अभी हेडिंग वाई में ही, इसमें ही निकालेंगे आप, ठीक है ना, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। सेलिंग प्राइस मतलब ये जो उस हेडिंग में निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस लिखेंगे, तो ये मतलब होगा कि वाई के लिए। ठीक है ना, या आप चाहे तो अच्छे से लिख भी सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, ये कितना होगा? ये होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, या कॉस्ट प्राइस प्लस वैल्यू एडिशन, दोनों लिख सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है रुपीज 50,000 प्लस प्रॉफिट है रुपीज गाइस 20,000। 50 प्लस 20 हो गया 70,000। ठीक है, अब आप निकालेंगे आउटपुट जीएसटी और जीएसटी पेड। ठीक है, तो देखिए, तो गाइस अब हम निकाल रहे हैं इस स्टेज वाला जीएसटी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांजेक्शन है वो है इंटर स्टेट, तो ये होगा आई जीएसटी इज इक्वल टू, आईजीएसटी होता है पूरा का पूरा रेट, आईजीएसटी में सिर्फ आईजीएसटी होता है, इसमें तो हो जाएगा ये 28% ऑफ रुपीज कितने का? 70,000। ठीक है ना, तो ये आ गया। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 7 इंटू 28 करना है, तो हम तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि 28 में है 7 4 जा 7 7 49, 49 2 जा होता है 98, 98 2 जा होता है 196, तो ये आ गया 196, 28 इंटू 7। परसेंटेज के साथ दो जीरो हट गया, दो जीरो बैठ गया, तो हो गया रुपीज 19,600। सो गाइज ये आ गया आपका आउटपुट जीएसटी, और इनपुट जीएसटी हमने निकाला था 14,000। अब आते हैं आपके आंसर देते हैं। तो फर्स्ट, तो आउटपुट एंड इनपुट टैक्सेस फॉर डीलर वाई, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि इनपुट, फिर से क्लियरली लिख देंगे कि इनपुट टैक्सेस इज इक्वल टू रुपीज, लिख देंगे इनपुट टैक्सेस इज इक्वल टू इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 14,000। तो ये हो गया रुपीज 14,000, और आउटपुट जीएसटी, आउटपुट टैक्सेस इज इक्वल टू होगा आउटपुट जीएसटी इज इक्वल टू रुपीज 19,600, यहाँ पे जो निकाले हुए हैं ये। ठीक है, अब द नेट जीएसटी पेबल, तो यहाँ पे आप इनपुट आउटपुट हमने निकाल रखा है, इसलिए आप निकाल दीजिएगा, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने नहीं निकाला, यहीं पे दिखा दिया। अब मैं सीधे सीधे सेकंड का आंसर कर देता हूँ। द नेट जीएसटी पेबल, द नेट जीएसटी पेबल इजकल टू, आप लिखेंगे आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है ना, आउटपुट जीएसटी है रुपीज 19,600 माइनस इनपुट जीएसटी है रुपीज 14,000, तो ये तो सिंपल था 5,600। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कंसल्टेंसी सर्विसेज वर्थ रुपीज 50,000 आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता at the rate of GST 18%, and then from Kolkata to Nainital with profit 20,000 at the same rate of GST. Find the output tax at Delhi, Kolkata, Nainital. Consider the dealer at Nainital as a end user. क्या कह रहा है गाइस? कोई कंसल्टेंसी सर्विस है जो कि दिल्ली से ट्रांसफर किया जा रहा है पहले कोलकाता, कोलकाता से फिर नैनीताल।
ठीक है ना गाइस। तो दिल्ली से कोलकाता का भी जो ट्रांजेक्शन होगा वो होगा इंटर स्टेट, और कोलकाता से नैनीताल भी होगा इंटर स्टेट। ठीक है ना। ये उत्तराखंड में है और कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। क्या कह रहा है, कंसल्टेंसी सर्विस वर्थ ₹50,000। सो इसके लिए जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹50,000 फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता एट द रेट ऑफ जीएसटी 18%। लिख लीजिए भैया, जीएसटी इज इक्वल टू 18%। एंड देन फ्रॉम कोलकाता टू नैनीताल विथ अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। अब जब कोलकाता से नैनीताल में बेचा जा रहा है तो वैल्यू एडिशन हो रहा है। वैल्यू एडिशन किसके रूप में हो रहा है? प्रॉफिट के फॉर्म में। और कितना हो रहा है? 20,000। ठीक है ना। तो अब आपको क्या फाइंड करना? आपको फाइंड करना आउटपुट टैक्स दिल्ली में, कोलकाता में और नैनीताल में। तो चलिए एक एक करके फाइंड करते हैं। फाइंड करते हैं कि आउटपुट टैक्स एट दिल्ली। ठीक है ना। आउटपुट टैक्स एट दिल्ली होगा। तो देखिए तो भाई, ये जो ट्रांजेक्शन दिल्ली से कोलकाता हुआ है ये इंटर स्टेट। तो यहाँ पे होगा IGST इज इक्वल टू होगा 18% ऑफ 50,000। आप क्या करेंगे कि ये सेलिंग प्राइस को लिख लेंगे पहले, कि सेलिंग प्राइस एट दिल्ली इज इक्वल टू ₹50,000। मैंने यहीं पे दिखा दिया है। आप लैंग्वेज आप अच्छे से लिखा करेंगे। मैं थोड़ा शॉर्ट कर ही देता हूँ हर एक क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो ये हो गया 18% ऑफ 50,000। कितना आया गाइज? 18 5 जा 90, और परसेंटेज के चलते 2 जीरो हट गया, 2 जीरो रह गया। तो हो गया ₹9,000। तो हमारा ये निकल गया, आया ₹9,000। ठीक है ना। अब निकालना है आपको आउटपुट जीएसटी एट कोलकाता। ठीक है ना। सो सेलिंग प्राइस एट, आउटपुट निकालने के लिए हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है ना। हमने यहाँ के सेलिंग प्राइस से, क्योंकि यहाँ से जब दिल्ली से आउटपुट जा रहा है तो जीएसटी निकालना है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस चाहिए था। अब यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस चाहिए। ठीक है ना। जो जीएसटी आउटपुट जीएसटी होता है वो सेलिंग प्राइस पे जो जीएसटी लगता है उसी को कहते हैं। तो सेलिंग प्राइस एट कोलकाता इजकल टू होगा सीपी प्लस प्रॉफिट या वैल्यू एडिशन। तो कॉस्ट प्राइस है ₹50,000 प्लस प्रॉफिट है ₹20,000। ठीक है ना। तो ये आ गया ₹70,000। ठीक है। अब निकालिए आउटपुट टैक्स एट कोलकाता इजकल टू, अगेन वही सेम IGST। देखिए ये भी ट्रांजेक्शन इंटर स्टेट है, तो IGST इजकल टू 18% ऑफ ₹70,000। ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। सो गाइज, 18 7 जा 126, और परसेंटेज के हिसाब से 2 जीरो हट गया, बच गया 2 जीरो। तो आ गया ₹12,600। सो हमने निकाल दिया। कोलकाता में भी आउटपुट टैक्स आया ₹12,600। ठीक है। अब आपको निकालना है कि आउटपुट टैक्स एट नैनीताल। तो आप लिखेंगे कि सिंस डीलर एट नैनीताल इज एन इंड यूजर, ही इज नॉट सेलिंग द गुड्स, इसलिए इसका लिखेंगे आप आउटपुट टैक्स एट, आउटपुट टैक्स फॉर डीलर एट नैनीताल इजकल टू ₹0 और नील, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए नील हो गया। क्यों? क्योंकि डीलर जो नैनीताल का जो डीलर है वो एंड यूजर है, तो वो तो फर्दर बेच ही नहीं रहा, तो उसको आउटपुट टैक्स तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। क्लियर है यहां तक? यही था क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 9। फॉर ए ट्रेडर, मार्क प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर is ₹15,680 exclusive of GST. GST is 12%. Gagan, a customer for this refrigerator, asked the trader to reduce the price of the refrigerator to such an extent that its reduced price plus GST is equal to the mark price of the refrigerator. Find the required reduction. अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक ट्रेडर है
वो एक रेफ्रिजरेटर बेच रहा है जिसका एमआरपी है ₹15,680। ठीक है, ये जो एमआरपी है ये है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, यानी कि इसमें जीएसटी एडेड नहीं है। अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने जाएंगे, यानी कि गगन खरीदने गया है, तो गगन को पे करना है 15,680 और प्लस जीएसटी जो कि है 12%। यानी गगन को पे करना है ₹15,680 प्लस 12% ऑफ 15,680। ठीक है, स्टैंडर्ड यही रेट है, इतना ही पे गगन को पे करना है। लेकिन गगन ट्रेडर को बोलता है कि आप इस रेफ्रिजरेटर का प्राइस रिड्यूस करिए और इतना रिड्यूस करिए कि उसको सिर्फ, ठीक है ना, उसको सिर्फ इतना ही देना पड़े, ये वाला जो प्राइस है वो नहीं देना चाहता है, इतना वो रिड्यूस करवाना चाहता है। ठीक है ना, यही है क्वेश्चन। तो आपको फाइंड करना है कि एमआरपी में रिडक्शन कितने का हुआ। तो गाइज यहाँ पे गलती नहीं करिएगा, बहुत लोग सोचेंगे कि इतना प्लस इतना देना था तो अब इतना ही पे करना है, जो रिडक्शन है वो ये है, यानी कि ये अमाउंट रिड्यूस कर देंगे, यही आंसर लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। ये ये जो रिडक्शन है ये टोटल अमाउंट पर रिडक्शन है, लेकिन पूछ रहा है जो एमआरपी है उसमें रिडक्शन। ठीक है ना, तो आप इसको बहुत ढंग से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम ऐसे फाइंड करते हैं, लेट द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू ₹100x। ठीक है ना, हम क्या करते हैं कि बहुत लोग इसको मानेंगे कि कितने का रिडक्शन हुआ, लेकिन उससे आसान कैलकुलेशन ऐसे होगा कि आप रिड्यूस्ड प्राइस को ही मान लीजिए कि लेट रिड्यूस्ड प्राइस है 100x। और गाइज आप जब सपोज करेंगे तो 100 और x दोनों के फॉर्म में करेंगे, इससे सबसे बेस्ट कैलकुलेशन होती है। ठीक है ना, 100 जिनको आता है वो 100 कंसीडर करें, x बस साथ में लगते जाएगा। तो देखिए, तो गाइज अगर रिड्यूस्ड प्राइस हो गया 100x, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 100x, इसको आप वैसे भी लिख सकते थे कि फाइनल सेलिंग प्राइस, तो जीएसटी जो होगा वो होगा 12% ऑफ ₹100x। तो 100 का 12% होता है 12, एक्स को बस यहाँ पर रखते जाना है। ठीक है ना, जहां भी आप लिखेंगे नंबर वहां पे एक्स आते जाएगा। ठीक है ना, एक्स के चलते बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो उसको टोटल अमाउंट पे करना है, द आप ऐसे लिख सकते हैं कि फाइनल अमाउंट विच इज, आप यहां पे लिख देंगे अमाउंट पेड बाय गगन इज इक्वल टू, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी। सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 100x और प्लस जीएसटी है 12x, तो ये हो गया 112x। अब आप यहां पे लिख लेंगे उसी में कंटिन्यू करते हुए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹112x इजकल टू है ₹15,680। ठीक है ना guys? अब हमने निकाल लिया कि उसका रिड्यूस्ड प्राइस हो गया 100x, उस पे ये जीएसटी पे करता है 12x, यानी कि टोटल अमाउंट ये पे करता है 100x प्लस 12x, 112x। लेकिन यही तो कह रहा था ना कि ये जो टोटल 100x अब जो पे करता है वो इतना ही पे करता है जो उसका उसने जो प्राइस बताया था 15,680। ठीक है, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे x, x इक्वल टू होगा 15,680 डिवाइडेड बाई 112। तो यहां से निकाल देंगे आप कैसे भी, 4 से पहले निकालते हैं, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 सॉरी 4 3 जा 12 प्लस 3 36 9 2 0। ठीक है, अब देखिए 28 है तो 7 4 जा कैंसिल आउट ही हो रहा होगा, तो 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 4 7 6 जा, ठीक है ना, 4 1 4 4, तो ये आ गया 140, एक्स का वैल्यू आया। लेकिन आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था रिडक्शन इन द प्राइस। ठीक है, तो आप यहां पे लिख लेंगे कि देयर फोर
The reduction in the price is equal to रुपीज 15,680 माइनस, देखिए तो ये ओरिजिनल प्राइस है और रिड्यूस्ड प्राइस है 100x, माइनस 100x, यानी कि रुपीज 15,680 माइनस रुपीज 140 है, और इस पे 100 मतलब 20 और बैठा दीजिए तो ये हो गया रुपीज 14,000। तो जो डिफरेंस आया 14,000 और ये है 15,680, तो ये आ गया 1,680। सो आपका जो द रिडक्शन इन द प्राइस आया वो आया रुपीज 1,680, यानी इसका जो आंसर है वो रुपीज 1,680 है। ठीक है गाइज, यही कैलकुलेट करना था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। सो गाइज हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है गाइज, सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज।